नमस्कार, मिड के बदल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार पर फिलहाल नजर डालें तो दबाव लगातार बना हुआ है और सबसे ज्यादा जहां गिरावट देखी जा रही है वो है फार्मा। आज ल्यूपिन की वजह से काफी हद तक जो इंडेक्स है वो काफी गिरा। इस वक्त निफ्टी की बात करें तो 8650 को बहुत पहले ब्रीच कर चुका है, फिलहाल 8604 के लेवल्स के आसपास कारोबार होते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी प्रेशर लगातार बना हुआ है, लगभग 1.5% गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है। और आज सेलिंग प्रेशर स्मॉल कैप्स में भी है, साथ ही सेंसेक्स मिड कैप सब तरफ लाल निशान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नजर डालते हैं आज के मिड कैप लूजर्स पर। सबसे ज्यादा गिरावट जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शामिल है, इसके अलावा कैस्ट्रॉल यहाँ पर भी लगभग 3% की गिरावट देखी जा सकती है। कैनरा बैंक कल हमने तेजी जरूर देखी थी इसमें, लेकिन आज यहाँ पर लगभग 3% की गिरावट है। टाइटन, इसके अलावा वॉकहार्ट फार्मा स्पेस का एक और बड़ा नाम, यहाँ पर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में, तरीका आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका, आप मिड कैप अपना कोड लिखकर अपना सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही फोन लाइन के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट करें 180018035545। साथ ही लैंडलाइन नंबर दूसरा नोट करें 012042582337। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने शेयरों पर सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 7840020000। और आज के एक्सपर्ट हमारे साथ है सिमी भौमिक। सिमी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो आज जो हम प्रेशर देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग दिख रही है, खासतौर पर फार्मा में, बैंक्स में, ऑटो में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। फिलहाल इस मोमेंटम को कैसे देख रही है? आगे चल के ये प्रेशर कुछ कम होते हुए दिख रहा है आपको? वेरी गुड आफ्टरनून। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि करेक्शन एक्सपेक्टेड था। निफ्टी एक रेंज में था, जिस रेंज का जो बाउंड्री था वो 8650 और 8750 के बीच में था, और उस रेंज को निफ्टी नीचे से तोड़ा है। मतलब 8650 से नीचे निफ्टी टूट गया है। इंट्राडे में निफ्टी 8600 से नीचे भी लो बना के आया है, पर मुझे लगता है कि जब तक इस लो को निफ्टी वापस नहीं तोड़ेगा तब तक एक इंट्राडे के लिए एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। पर बहुत जल्दी निफ्टी 8650 का लेवल क्रॉस करेगा ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि वही एक रेंज था, वही जो 8650 वो निफ्टी का सपोर्ट था। जब निफ्टी रेंज बाउंड था इतना दिनों लास्ट वीक से, तब निफ्टी का सपोर्ट था, अब सपोर्ट टूट गया। मतलब अभी यहाँ से रिकवरी मिलता भी है, वो रिलीफ रैली होगा और जिसका टारगेट 8650 तक ही होगा। बस उतना सा रिलीफ रैली के लिए यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए, इंट्राडे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। पर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा सेटल करने देना पड़ेगा। 1-2 दिन हो सकता है मार्केट वीक रहे। जी, इनफैक्ट एक अहम खबर आज आई, रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर एक रिपोर्ट आई मीडिया में, लेकिन अब रीस्ट्रक्चरिंग का इनकार किया है एबी इन्वो ने। इस खबर के बाद स्टॉक की बात करें तो लगभग 3.5% गिरावट इसमें देखी जा सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर ये खबर थी कि कुछ रेजिक हो सकता है आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, लेकिन अब कंपनी ने इससे इनकार किया है। हमारे साथ विजय चोपड़ा भी जुड़े हैं, आज के दूसरे एक्सपर्ट। विजय, आप इस खबर के बाद कुछ कमेंट करना चाहेंगे एबी इन्वो को लेकर? मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वापसी करनी चाहिए स्टॉक को। मुझे लगता है 1600 के पार आपको दिखेगा। अगर आप आज का लो देखें तो करीब 1452 का लो है कैश में, और इस समय पर 1521 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये खबर डिनाई करी गई है तो संभवतः इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इज निर्मल फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार निर्मल, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास सेल के सर 1500 शेयर है, 50 रुपये 50 पैसे के भाव के। ओके, तो उसको क्या होल्ड करना चाहिए अभी? ओके जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सिमी, योर क्विक रिएक्शंस ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 46 इज द करंट मार्केट प्राइस, और लार्जली 51-50 और लेवल्स पर इन्होंने परचेस किए हुए हैं। इट्स लाइक अ राइनोसेरस वाज स्लीपिंग समवेयर इन द पूल। इट्स नॉट मूविंग और इट इज नॉट क्रिएटेड इनफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में इनको क्या करना चाहिए? देखिए मनोज, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अभी तक निफ्टी में जो मतलब निफ्टी नहीं सेल में या पूरा स्टील सेक्टर में एक रिकवरी दिख रहा है। इस ईयर का जनवरी फरवरी के आसपास ये पूरा सेक्टर लो बना था और वहाँ से रिलीफ रैली दिखा रहा है। हो सकता है रैली बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, पर जनवरी फरवरी से जो ट्रेंड दिख रहा है पूरा सेक्टर में, लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी ये नेगेटिव होगा। तो जब तक ट्रेंड मीडियम टर्म का आप
अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है तब तक मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। उनका पोजीशन करंट लेवल पर ही करीब लिया हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं लग रहा है, पर अपसाइड कितना मिलेगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। करेंटली मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ पूरा सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, इसलिए मैं सेल को होल्ड करने के लिए कहा। अगर हो सके आप सेल को छोड़ के इसी सेक्टर में कोई दूसरा स्टॉक में जाना चाहे, जैसे टाटा स्टील भी इसमें शामिल है इस सेक्टर में, वहाँ पे जाना चाहे तो शायद आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल सकता है। पर सेल भी टेक्निकली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में वीक नहीं है, वेट कर सकते हैं आप। ऑलराइट, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। आज लगभग 1.5% की गिरावट सेल के अंदर दिखाई दे रही है। अगले दर्शक है रमेश, मुंबई से जुड़े हैं। नमस्कार रमेश, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, आई एम होल्डिंग 1000 shares of Sanghvi Industries at 41. Okay. What should I do? Should I book the profit? How long you've been holding this stock, sir? Quite some time, which is more than 1 year. All right, good. As it is, I am a long-term investor. श्योर। विजय, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 41 के लेवल्स पे खरीदा था और ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है, 1 साल से ज्यादा इन्होंने इसको होल्ड किया है। तो क्या आप सही समय है इसमें से निकल जाए, मुनाफा जो इन्होंने कमाया उसको बुक कर ले, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे? मैं कहूँगा कि कम से कम आधा तो प्रॉफिट बुक करिए और किसी और शेयर में लेके जाइए। और मुझे लगता है ये स्टॉक संभवतः 100 के पार जाता भी आपको दिखेगा, तो होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं इसको फ़िलहाल। और यदि आपको दूसरे स्टॉक्स में जाना है तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मार्केट में है। मुझे लगता है एक बार गिरावट हो जाती है तो आप चुनिंदा काउंटर्स में घुस सकते हैं। फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखी गई थी, तो मुझे लगता है TCS जैसी कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है और टाटा केमिकल जैसी कंपनी में भी निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत फोर्ज भी एक बहुत अच्छा वैल्यू प्ले है इस समय पर। श्योर, अगले कॉलर है हमारे साथ विशाल फ्रॉम अजमेर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी विशाल, आपका सवाल पूछिए। हाँ, जिस पर मैंने एवरेज शिपयार्ड के शेयर्स लिए थे, ये 200 शेयर्स है और मैंने 51 की रेट पे लिए थे। जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सिमी 51 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है एबीजी शिपयार्ड की 29 इज द करंट मार्केट प्राइस। और अगर हम एक ट्रेंड देखें तो एक कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, एंड इट हैज हार्म मेनी इन्वेस्टर्स एज वेल, एंड दिस इंडिविजुअल इज ऑल्सो लूजिंग मनी। बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि कितना डाउन साइड बाकी है स्टॉक में? देखिए मनोज, चार्ट काफ़ी ख़राब है, बेहद ख़राब है। इनफैक्ट 1 साल से करीब डाउन ट्रेंड मेंटेन कर रहा है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। तो मेरा सलाह यही रहेगा, हो सके आप इस स्टॉक से निकल लीजिए पैसा, और दूसरे कई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लगाने से आपका थोड़ा बहुत ये जो लॉस हुआ उसका भरपाई हो सकता है। एबीजी शिपयार्ड मुझे नहीं लगता है कि अच्छा बेट हो सकता है। आप निकल जाइए, लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल डाउन है। यहाँ से अगर जाएगा तो और नीचे जा सकता है, 25 टूटेगा तो और फ्रेश वीकनेस आ सकता है, तो एग्जिट। ऑलराइट, तो एबीजी शिपयार्ड से फिलहाल निकलने की सलाह है सिमी की। अगले दर्शक हैं, इनसे बात करते हैं। दिनेश जुड़े वडोदरा से। गुड आफ्टरनून दिनेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? RCF 1000 शेयर RCF के रेट पे। हाँ, रेट एक बार दोबारा बताएं, किन लेवल्स पे एंट्री लिया आपने? 55 ओके, एंड कितने समय के लिए सर इसमें बने रहना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म। इंडिया सीमेंट्स को लेकर भी आपने सवाल पूछा था। हाँ। ऑलराइट, 2 स्टॉक्स की बात करें। विजय, सबसे पहले RCF की बात करते हैं। इन्होंने बताया इन्होंने RCF लिया है और साथ ही इंडिया सीमेंट्स जो कि 120 के लेवल्स पे लिया और क्लोज टू अबाउट सेम लेवल्स पे आज ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज गिरावट जरूर दिख रही है सीमेंट में, सिलेक्टिव शेयर्स के अंदर। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? दोनों को ही होल्ड रिकमेंड करूंगा मैं। और मैं कहूँगा कि अच्छे मानसून के बाद अच्छी बुआई होती है। जब अच्छी बुआई होती है तो फर्टिलाइज़र ऑफटेक अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 तिमाही तक फर्टिलाइज़र कंपनीज को अच्छा करना चाहिए फंडामेंटली स्पीकिंग। तो संभवतः इनको अपना भाव और उसके ऊपर भी मिलेगा। मुझे लगता है 65-70 के स्तर पे RCF कंफर्टेबली जा सकता है, तो होल्ड करिए। दूसरा इंडिया सीमेंट, अगेन मानसून के अच्छे चलते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार सीमेंट ऑफटेक अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है भारत सरकार का, तो सारी सीमेंट कंपनीज में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। एक रीसेंट रन अप हो गया था, तो एक लाजमी करेक्शन है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन होने के बाद स्टॉक दोबारा चलेगा। इंडिया सीमेंट्स पे अगर मैं टारगेट दूँ तो मुझे कंफर्टेबली 140-150 का लगता है। श्योर, अगले कॉलर है हमारे साथ सुशील फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर सुशील, आपका सवाल पूछिए प्लीज। इनफैक्ट सिमी उनका सवाल ले लेते हैं। गुजरात बोरोसिल 1000 और शेयर्स है, 90 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में गुजरात बोरोसिल का ट्रेंड आपको कैसा लगता है? ऑल्दो द स्टॉक हैज रिजन इन लास्ट 1 ईयर फ्रॉम 40 और लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग 87 के करीब वो ट्रेड कर रहा है। विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू? हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है ये। देखिए मनोज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जो ट्रेंड है बिल्कुल अप ट्रेंड मेंटेन करके ये स्टॉक चल रहा है। बहुत ऊपर आ भी चुका है ये स्टॉक, और उनका जो परचेस प्राइस है मुझे लगता है कि 90 के आसपास उन्होंने लिया था और होल्ड कर रहा है। तो करंट लेवल पर भी ये मतलब करीब करीब 90 के आसपास ही ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। एक स्टॉप लॉस मैं देती हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ से अगर देना है तो भी 80 से पहले नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो अप ट्रेंड ये मेंटेन कर रहा है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, जिसका सपोर्ट करीब 78-79 के आसपास है। तो उनको अगर होल्ड करना है तो 10 रुपया नीचे मार्केट को देखना पड़ेगा। और ऊपर में अगर ये स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इसमें अच्छा मोमेंटम और दिख सकता है। ओवरऑल अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, इसलिए मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। पर करंट लेवल से डाउनसाइड आ सकता है, एटलीस्ट 5-6% से 10% तक करेक्शन आ सकता है, जहाँ पे भी ट्रेंड खराब नहीं होगा। मतलब जो इंट्राडे जो चार्ट बना है लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड, वो भी खराब नहीं होगा जब तक 10% करेक्शन इसमें आए। तो मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ऑलराइट, फिलहाल इस गुजरात बोरोसिल के अंदर बने रहे। आज इसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट का ये मानना है कि आप इसमें बने रह सकते हैं। अगली दर्शक हैं सपना, जुड़ी हैं हमारे साथ पुणे से। गुड आफ्टरनून सपना, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड आफ्टरनून, मेरे पास 200 डिशमैन फार्मा है एट द रेट ऑफ 175 एंड 100 शेयर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट एट द रेट ऑफ 404। सो प्लीज एडवाइस ऑन डिशमैन फार्मा एज वेल एज जी एंटरटेनमेंट। ऑलराइट, पहले डिशमैन फार्मा की बात करते हैं। सिमी, इन्होंने 200 शेयर्स ले रखे हैं 175 के, और ऑलमोस्ट 15 रुपए प्रति शेयर का इन्हें लॉस हो रहा है। इस पर सलाह क्या रहेगी अभी फिलहाल डे लो पे डिशमैन फार्मा कारोबार करते हुए? देखिए, अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं है तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो ख़राब कर चुका है, पर 160-155 ये इसका सपोर्ट जोन है। और अगर उनको टाइम देना है तो मुझे लगता है कि 150-55 के आसपास एक अच्छा जगह होगा जहाँ पे इस स्टॉक में वापस एक्यूमुलेट करके होल्ड किया जा सकता है। मेरा टारगेट इसके लिए, स्टॉक के लिए 190 से 210 का है, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का। तो मैं नीचे बाई करने का भी सलाह दे रही हूँ, उनको एवरेज करने का सलाह दे रही हूँ। उनको थोड़ा सा लॉस लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका मुझे लगता है कि इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है 190 से 210 का। थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा और 155-50 के आसपास आपको वापस ऐड करने का सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट सिमी, इन्होंने जी एंटरटेनमेंट पर भी सवाल पूछा था, और डिस्क्लोजर पर दे दें कि जिस माध्यम से आप इस चैनल को देख रहे हैं इसी ग्रुप की ये कंपनी है, और इनका जो बाइंग है वो 400 और लेवल्स की है। और इनफैक्ट आज देखें तो ये अपने 50 रुपये हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज भी इसमें शानदार तेजी, 515 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा रनअप जी एंटरटेनमेंट में हमने देखा है पिछले कई दिनों से। आपकी सलाह क्या है, इन लेवल्स पर क्या करें? देखिए, जी एंटरटेनमेंट जो चार्ट है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, सारे पैरामीटर से बाई सिग्नल ही देता है। 500 के ऊपर का क्लोजिंग है और 500 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता भी है तो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत गिरावट इसमें आ सकता है। और अगर यहाँ से भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, मुझे लगता है कि पूरा इंडस्ट्री, मतलब ये सेक्टर में, जो मीडिया सेक्टर में, शायद ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम अगर आप रखेंगे तो अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए। और नीचे कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, कोई व्यूअर, आपके लिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी 400 में लिया हुआ है,
आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको और ऊपर ले जा सकता है। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहता है वो एक छोटा सा डिप के लिए इंतज़ार करे। 490 से 485 के आसपास मेजर सपोर्ट है, उस रेंज में अगर ये स्टॉक 7-10 दिन में मिलता है तो वापस इसमें एंट्री लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके 550 से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है, मतलब लेवल तक ये जा सकता है। मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए और ऐड भी कीजिए नीचे अगर कोई करेक्शन मिलता है तो। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर है गौरव फ्रॉम रोहतक। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। Yes, actually I have bought this Reliance Communication share, 3200 shares at an average price of 50 rupees each. So Okay. actually my expectation are like how much it is expected to reach in like 6 months time period. श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट विजय, योर क्विक रिएक्शंस ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन, जैसे 51 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है 49 है। कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड दिखाया है स्टॉक ने सिंस इन लास्ट, अगर हम 6 मंथ्स का उसका परफॉर्मेंस देखें 90 और लेवल से शिफ्ट होकर ये 50 के करीब कुछ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली डेट को लेकर लार्जर कंसर्न्स बने हुए हैं ग्रुप पे, बट डू यू थिंक सो दिस स्टॉक विल मूव फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, मैं एक बहुत स्ट्रांगली बात मानता हूं मनोज की, यदि आपको किसी सेक्टर में निवेश करना है तो दिग्गज के साथ करिए। कारण ये है कि उसके रिवाइवल के चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको टेलीकॉम में रहना है तो एयरटेल में रहिए। एट द मोस्ट आइडिया में जिसने रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब पोस्ट किए हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि इट वुड बी अ सेकंड चॉइस। आरकॉम से तो मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि आप बाहर आइए, जैसे ही आपका भाव आता, आप बहुत दूर नहीं है अपनी खरीद प्राइस से, तो बाहर आइए, एग्जिट ऑन रैलीज। अगर आपको टेलीकॉम में रहना है, जो मुझे लगता है कि ये साइडवेज रहने वाला है सेक्टर, बिकॉज जैसे जियो की एंट्री हुई है तो एक हड़कंप सा मचा है। जियो ने लगभग काफ़ी सारे फ़ोन्स बांटे हैं और फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और जिस तरीके के डेटा पैक्स उन्होंने ऑफर किए हैं, आई थिंक एक मेजर क्रंच आने वाला है पूरे के पूरे टेलीकॉम क्षेत्र में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हिट होने वाली है। जो आज मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और दूसरी बात, जीएसटी को लेके भी पूरी क्लैरिटी अभी नहीं है कि किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। तो आई थिंक टेलीकॉम शुड बी आउट ऑफ फ्लेवर फॉर सम टाइम। तो मेरी ये सलाह होगी, यदि आपको रहना है तो एयरटेल में रहिए, अदरवाइज आप किसी भी रैली में बाहर आइए। टेलीकॉम पैक के अंदर अगर आपको कोई चॉइस करनी है तो भारतीय एयरटेल में आप कर सकते हैं। फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन से निकलने की ही सलाह दी जा रही है।